पोषण मानव विकास की आधारशिला है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित करता है। भारत में दशकों के नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद कुपोषण एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खासकर बच्चों, महिलाओं के लिए चुनौती बनी हुई है। कुपोषण 5 वर्षों से कम आयु के 40% से अधिक बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है। इसका संज्ञानात्मक शारीरिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, जिससे अंततः आर्थिक क्षमता और राष्ट्रीय विकास में कमी आती है। पोषण अभियान के तहत प्रगति और चुनौती अभिसरण और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किए गए पोषण अभियान ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2015-16 के आंकड़े के आधार पर 2022-23 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें पोषण, बच्चों में बौनापन और कम वजन की व्यापकता को 25% से कम करना और बच्चों और महिलाओं में एनीमिया को क्रमशः 43%, बच्चों में 38%, महिलाओं में कम करना शामिल है। हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के दौरान मिश्रित प्रगति को दर्शाता है, जिसमें बौनापन 38% से 36% हो गया है, लेकिन अभी भी उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। कम वजन की व्यापकता मामूली रूप से घटकर 32.1% रह गया है, जो अभी भी लक्ष्य से ऊपर है। बच्चों 6 से 59 वर्ष में एनीमिया के चिंताजनक रूप से 67.1% हो गया। महिलाओं में 15 से 49 वर्ष में एनीमिया की दर बढ़कर 57% हो गई है, जो व्यापक रूप से लौह की कमी और खराब आहार विविधता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में मोटापा और गैर संचारी रोग बढ़ रहे हैं, जिससे कुपोषण का दोहरा बोझ बढ़ रहा है। आगे की राय क्या? इन सतत अंतरालों को दूर करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति आवश्यक है। नीतिगत लचीलापन और शमन। पोषण अभियान के अंतर्गत राज्यों को संदर्भ विशिष्ट हस्तक्षेप डिजाइन करने और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित अपडेट सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना, अभिसारी कार्य योजनाएं, समुदाय नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से जिला और ग्राम स्तर पर पोषण को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ एकीकृत करना। प्रथम 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना। गृह भ्रमण, जन्म अंतराल टीकाकरण, पोषक तत्वों की उपलब्धता और उपायों के माध्यम से मातृ शिशु देखभाल को प्रामाणिकता देना। निगरानी को मजबूत करना। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय डिजिटल निगरानी प्रणाली और क्षेत्र समीक्षा को लागू करना। सामुदायिक भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन अभियानों ने स्थानीय नेताओं, स्कूलों और परिवारों को शामिल करके पोषण को एक जन आंदोलन बनाया है। एनीमिया नियंत्रण, स्कूलों, घरों, स्वास्थ्य केंद्रों में स्क्रीन और उपचार मॉडल को अपनाना, साथ ही आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक देना, आहार में सुधार करना। भारत की पोषण रणनीति को अब खाद्य सुरक्षा है आगे बढ़कर स्वास्थ्य के सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक निर्धारकों को संबोधित करना होगा, तभी वह सुपोषित और उत्पादक जनसंख्या के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भारत में कुपोषण संकट हाल ही में किए हुए एक वैश्विक अध्ययन में एक कठोर और समस्याजनक स्थिति को उजागर किया है। भारत ने 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक संख्या में खाद्य शून्य बच्चे हैं, जिनकी संख्या लगभग 6.7 मिलियन आंकी गई है। खाद्य शून्य शब्द का अर्थ 6 से 23 महीने की आयु के बच्चों से हैं, जिन्होंने पूरे दिन भोजन नहीं खाया है। जामा नेटवर्क से प्राप्त एक डेटा इस बात की चेतावनी देता है कि भारत में पोषण संकट न केवल कायम है बल्कि बिगड़ता जा रहा है। अध्ययन में निष्कर्ष में प्रोटीन उपभोग। भारत 80% से अधिक बच्चे 6 से 23 महीने के प्रतिदिन प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध नहीं है। शून्य दूध सेवन। इस आयु के
इस आयु के 60% बच्चे किसी भी प्रकार के दूध या डेयरी उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जो व्यापक खाद्य सुरक्षा और बाल कुपोषण को दर्शाता है। उच्च बाल दुर्बलता दर 19.3% के साथ भारत बाल दुर्बलता ऊंचाई के अनुपात में कम वजन के मामले में विश्व में शीर्ष पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में खराब है। एनीमिया का प्रसार स्तर 57% भारतीय महिलाएं और 25% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं, जबकि 35% बच्चों का विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। मूल कारणों को समझना। कृषि पद्धति एमएसपी के अंतर्गत चावल और गेहूं पर अत्यधिक जोर दिए जाने से बाजरा और दालों जैसी पौष्टिक फसलों को दरकिनार किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय घरेलू उत्पाद का केवल 1.3% होने के कारण भारत मजबूत पोषण प्रणाली बनाने में पीछे है। क्षेत्रीय असमानताएं। पंजाब जैसे राज्य हरित क्रांति की विरासत के कारण झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों के विपरीत बेहतर स्थिति में है। स्वच्छता की कमी के कारण पर्यावरण संबंधी आंत विकार के कारण बच्चों में कुपोषण तत्वों के अवशोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में कम उम्र में बाल विवाह, खराब मातृ स्वास्थ्य और अपर्याप्त स्तनपान प्रथाओं स्थिति को और खराब कर देती है। सरकारी प्रतिक्रिया और पहल। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजनाएं, आंगनबाड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना बाल और मातृ पोषण पर ध्यान केंद्रित करती है। पोषण अभियान बहुउद्देशीय कार्यवाही के माध्यम से बौनापन, कम वजन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं को कम करने के लिए एक प्रमुख मिशन है। एनीमिया मुक्त भारत बच्चों, किशोरों, महिलाओं में एनीमिया को कम करने के लिए 2018 में शुरू किया गया पोषण वाटिका। स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके आहार विविधता में सुधार करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर रसोई खाद्यान्नों को बढ़ावा देना। आगे की किराए के सार्वभौमिक मातृत्व लाभ। सभी माताओं को वित्तीय और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना तथा केवल स्तनपान और उचित शिशु देखभाल सुनिश्चित करना। कृषि नीति में सुधार। बेहतर खाद्य विविधता के लिए दालों, बाजरा, देसी फसलों की खेती और खपत को बढ़ावा देना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पहुंच में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ के डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे सफल मॉडलों को बढ़ावा देना। जागरूकता बढ़ाना। पोषण, स्वच्छता, स्तनपान और महिला स्वास्थ्य पर देशव्यापी अभियान चलाना। केंद्र द्वारा आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु विशेष समिति गठन करना। हाल ही में एक नीतिगत पहल में भारत सरकार की स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन किया। समिति में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन तंत्र की व्यापक समीक्षा करने का काम सौंपा गया। उसका उद्देश्य सेवा वितरण में दक्षता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा देना। समिति के विचारणीय विषय में उद्देश्य परिचालन मानदंडों का मूल्यांकन, लाभार्थियों की पहचान, अस्पताल में भर्ती होने की दर और राज्यों के कार्यान्वयन के पैटर्न से संबंधित प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना। केंद्र राज्य समन्वय, नीति निर्माण, योजना डिजाइन और कार्यान्वयन के संबंध में संघ और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों के विभाजन की आलोचनात्मक जांच करना। शासन और निरीक्षण, धोखाधड़ी, प्रथाओं, परिचालन अकुशलताओं और लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश करना। डिजिटल एकीकरण और बुनियादी ढांचा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ योजना को एकीकृत करने के
उपाय सुझाना, समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मजबूत करना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का अवलोकन। 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना दुनिया में सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक है। यह 2 प्रमुख घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना को संचालित होती है। पहला, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। इन केंद्रों का उद्देश्य निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वासात्मक, उपशमनात्मक सेवाएं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक ऐसी वित्तीय सुरक्षा योजना जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए को वार्षिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसका लक्ष्य लगभग 10 करोड़ परिवार है। मुख्य विशेषताओं में कवरेज के लगभग सभी स्थितियों और अधिकांश तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाएं शामिल हैं। परिवार के आकार में, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी पूर्व मौजूद चिकित्सा स्थितियों को पॉलिसी की शुरुआत से ही शामिल किया जाता है। देश भर में सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के नेटवर्क में कैशलेस उपचार का प्रावधान। पूरक पहल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड की पहुंच, पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाने वाला एक निर्बाध डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमीनी स्तर पर एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत HWC के रूप में परिकल्पना किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और शासन की प्रासंगिकता। सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन भारत की स्वास्थ्य नीति वास्तविकता के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जबकि आयुष्मान भारत ने संगत स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच काफ़ी विस्तार किया, नामांकन के क्षेत्रीय असमानताओं और दावों की प्रक्रियाओं में अक्षमताएं, लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता जैसी सतत चुनौती समय समय पर पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता पर बल देती है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा न्यूनतम आहार विविधता MMD और नया सतत विकास लक्ष्य संकेतक अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने हाल ही में न्यूनतम आहार विविधता MMD पर एक नया संकेतक अपनाया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य ढांचे के बढ़ावा देने के लिए, जिनमें वर्तमान में लगभग 250 संकेतक शामिल हैं। खाद्य और कृषि संगठन और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एक नया उपाय वैश्विक पोषण निगरानी में महत्वपूर्ण कमी को दूर करता है, अर्थात आहार गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक मानकीकृत सतत विकास लक्ष्य संकेतक की अनुपस्थिति। विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 2 शून्य भूख और सतत विकास के लिए व्यापक 2030 एजेंडा संबंधित है। न्यूनतम आहार विविधता को समझना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार न्यूनतम आहार विविधता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति के आहार में 8 निर्दिष्ट खाद्य समूहों को कम से कम 5 शामिल हों। स्तन का दूध, अनाज, जड़ें, कंद, फलियां और मेवे, डेयरी उत्पाद, मांस से बने खाद्य पदार्थ, मांस, मछली, मुर्गी, यकृत या अंश मांड, अंडे, विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां, अन्य फल और सब्जियां। यह उपाय आहार की पर्याप्त, विशेष रूप से पोषक तत्वों के सेवन के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। MMD संकेतक उन्नत पोषण निगरानी। MMD प्रजनन आयु की महिलाओं और 6 से 23 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच आहार विविधता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी है। सतत विकास लक्ष्य 2 लक्ष्यों की प्राप्ति। यह संकेतक भूख को खत्म करने, वैश्विक पोषण सुधार के प्रयासों को मजबूत करता है। सतत विकास लक्ष्य 2.1 भूख को समाप्त करना। सतत विकास लक्ष्य 2.2 कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करना। सतत साक्ष्य आधारित नीतिगत विकास। यह नीति निर्माताओं को लक्षित पोषण रणनीतियों को तैयार करने के लिए अनुभवजन्य आधार प्रदान करता है, जो अपर्याप्त आहार विविधता से जुड़े अंतर्निहित
स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करता है। कार्यक्रम प्रभावशीलता का मूल्यांकन सतत एमएमडी ढांचा पोषण विशिष्ट हस्तक्षेपों सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अधिक मजबूत मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। भारत में न्यूनतम आहार विफलता की स्थिति 2019 से 21 में हाल के आंकड़े में भारत में एमडीडीएफ से संबंधित न्यूनतम आहार विफलता संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर किया, जिनमें आहार विविधता हासिल करने के लिए विफलताओं को परिभाषित किया, जिसमें क्षेत्रीय समानताएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य 6 से 23 महीने की आयु के 80% से अधिक बच्चे एमएमडी मानकों को पूरा करने में असफल रहे हैं। आयु विशिष्ट प्रवृत्तियां राष्ट्रीय स्तर पर 6 से 23 महीने की आयु के 77% बच्चों में पर्याप्त आहार विविधता का अभाव है। जाति आधारित कमजोरियां ओबीसी में 79% एमएमडीएफ, एससी में अनुसूचित जाति में 77.32% एमएमडीएफ, अनुसूचित जनजाति में 76% एमएमडीएफ। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कंसर्न वर्ल्ड और वेल्थ हंगर हेल्थ जर्मनी के और कंसर्न वर्ल्ड आयरलैंड के दोनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी किए। दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक क्या है? एक वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक करता है, उसे मापता है। वैश्विक भूख सूचकांक में 4 संकेतक है: अल्पपोषण, बाल दुर्बलता, बाल बौनापन, बाल मृत्यु दर। प्रमुख वैश्विक निष्कर्ष 2024 में वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर वैश्विक औसत 18.3% मध्यम भूख श्रेणी में आता है। 42 देशों में भयावह भूखमरी 2030 तक शून्य भूखमरी (2 की उपलब्धि अत्यधिक असंभव बनाया है। लिंग और आयु संबंध: महिलाओं और लड़कियों को खाद्य असुरक्षा के कारण असमान प्रभाव का सामना करना पड़ता है। खाद्य सूखा, बाढ़ और गर्म हवाएं जैसी जलवायु संबंधी चरम स्थितियां भूख और कुपोषण को बढ़ाती हैं। भारत का प्रदर्शन रैंक 127 देशों में से 105 में 2023 में 111 से थोड़ा सुधार हुआ है। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर 27.3 गंभीर श्रेणी में है। अल्पपोषण 13.7 जनसंख्या को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती। बाल दुर्बलता 5 वर्ष से कम आयु में 18.7% विश्व स्तर पर सबसे अधिक है और बाल बौनापन 5 वर्ष से कम में 35.5% दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। मातृ स्वास्थ्य पर प्रभाव: मातृ कुपोषण कुपोषण के अंतर पीढ़ीगत चक्र को कायम रखता है। भूखमरी से निपटने के भारत के प्रयास: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोषण और मजदूरी मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए 5,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान कर रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी और कुपोषण 2.0 पूरक पोषण के माध्यम से बाल पोषण में सुधार के लिए एकीकृत योजना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या के लिए सब्सिडी वाले भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। पोषण अभियान और सही खाओ आंदोलन पोषण पर लक्षित व्यवहार परिवर्तन जागरूकता प्रदान करने हेतु प्रसिद्ध है। भारत से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास: भूखमरी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास क्या हैं? विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा जो आपातकालीन और विकास संदर्भ में काम करती है। FAO और SDG 2 FAO विकास टिकाऊ कृषि पोषण को बढ़ावा देता है। सतत विकास लक्ष्य 2 भूख को शून्य करना निर्धारित करता है। पोषण पर रोम घोषणा 2014 सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को चिन्हित करता है। शून्य भूख चुनौती: संयुक्त राष्ट्र की पहल राष्ट्रों को पर्याप्त भोजन तक 100% पहुँच के लिए प्रतिबद्ध
होने के लिए प्रोत्साहित करता है। संबंधित विकास, भूख और गरीबी के विकल्प के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन आरंभ। ब्राज़ील में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2024 में उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन और 2 सतत विकास भूखमरी उन्मूलन में तेजी लाना, असमानता को कम करना। सतत लक्ष्य 10 संरचना क्या है? 3 स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू नीतियाँ, वित्तीय संसाधन जुटाना और ज्ञान साक्ष्य साझा करना। नीति बास्केट दृष्टिकोण में सर्वोत्तम नीतिगत साधनों के चयन और क्रियाओं को सरकार में सहायता प्रदान करना। सदस्यता, भारत सहित 91 देश और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। रैंक में सुधार के बावजूद भारत में भूख और कुपोषण की गंभीर चुनौतियों का सामना करना, खासकर बाल स्वास्थ्य के मामले में सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकारी पहल व्यापक बनी हुई मातृ पोषण, स्वच्छता, कृषि लचीलापन और व्यवहार परिवर्तन में गहन हस्तक्षेप किया सकता है। वैश्विक स्तर पर भूख के खिलाफ वैश्विक गठबंधन और मजबूत जलवायु कार्यवाही और प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2030 में सतत विकास लक्ष्य 2 को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भारतीयों के लिए ICMR के संशोधित आहार संबंधी दिशा निर्देश। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान के माध्यम से भारतीयों के लिए संशोधित आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि विभिन्न आयु समूहों के गैर संचारी रोगों, मोटापे, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी के बढ़ते बोझ को दूर किया जा सके। 17 दिशा निर्देश नवीनतम पोषण विज्ञान पर आधारित है। इनका उद्देश्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती या कल्याण को बढ़ावा देना है। दिशा निर्देश क्यों महत्वपूर्ण है? व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2019 सहित हालिया आंकड़े बच्चों को स्वास्थ्य में चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। 5 से 6% बच्चों, किशोरों में वजन और मोटापे से ग्रस्त हैं। 2% मधुमेह से पीड़ित हैं। 37% से अधिक लोग उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर पाया गया है। भारत में कुल रोगों में 56% में अधिक मामले के लिए अस्वास्थ्यकर आहार जिम्मेदार है तथा प्रसंस्कृत कैलोरी घने खाद्य पदार्थ पौष्टिक विकल्पों की तुलना में अधिक किफ़ायती होते जा रहे हैं। मुख्य अनुशंसाओं में विविध आहार, प्रतिदिन कम से कम 8 खाद्य समूहों को अपने आहार में शामिल करना। सब्जियां, फल, दालें, मेवे, डेयरी, मांस, कंदमूल, तेल, अनाज का सेवन सीमित किया जाना। अनाज का सेवन दैनिक ऊर्जा में 45% तक सीमित करना वर्तमान में 50 से 70% है। प्रोटीन बढ़ाएं सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 14% ऊर्जा दालों, मुर्गी और मछली जैसे प्रोटीन स्रोतों में आती है। नमक और चीनी की मात्रा सीमित करें। नमक 5 ग्राम प्रतिदिन से कम करना है या बराबर करना है। चीनी की कुल कैलोरी का सेवन 5% से कम। वसा का नियंत्रण करना। कुल वसा ऊर्जा सेवन के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। दिशा निर्देशों में आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए के बेहतर सेवन पर जोर दिया गया है। खासतौर पर बच्चों और किशोरों में इन कमियों को अक्सर प्रच्छन्न भूख कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा अनुभूति और शारीरिक विकास को बाधित करती है। विशिष्ट समूहों के लक्ष्य सलाह क्या है? गर्भवती महिलाएं आयरन और फोलेट युक्त खाद्य पदार्थों पर जोर दें। छोटे बार भोजन लें। शिशु पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान, शहद या पतला दूध देने से बचें। बुजुर्ग में हड्डियों के स्वास्थ्य और पाचन के लिए प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर को प्राथमिकता दें। जीवन शैली और व्यवहार पर ध्यान। प्रोटीन पाउडर या उच्च सोडियम वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर निर्भरता से बचना। सूचित आहार विकल्पों के लिए महत्वपूर्ण लेबल पढ़ने को बढ़ावा देना। शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना जो स्वास्थ्य आहार के साथ मिलकर टाइप 2 मधुमेह को 80% तक रोक सकता है। हृदय रोग के जोखिम को काफ़ी कम करना। आगे की राय क्या है? दीर्घकालिक पोषण समानता और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य
परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पोषण शिक्षा को स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक परिवेश में एकीकृत करना चाहिए। HPSS हाई इन फास्ट साल्ट एंड शुगर, उच्च वसा, चीनी, नमक खाद्य विपणन को विनियमित करने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। उच्च उपज तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों और समुदाय संचालित पहलों को बढ़ावा देना चाहिए। समाचारों में रहे अन्य मुद्दों में विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2024, 5 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए विश्व खाद्य सुरक्षा पोषण रिपोर्ट 2024, इसमें सभी रूपों में भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करने के लिए वित्त पोषित है। मुख्य तथ्य क्या है? खाद्य सुरक्षा के वित्त पोषण की विस्तारित परिभाषा प्रस्तुत की गई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी, घरेलू और विदेशी निवेश देशों को शामिल करना, जिसका उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और लचीलेपन सुनिश्चित करना है। चेतावनी दी गई है जिसमें विश्व सतत विकास लक्ष्य 2 शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग से भटक गया है। 2023 में विश्व स्तर पर 11 में से 1 व्यक्ति भूख का सामना करना पड़ता है। खाद्य संकटों के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क, खाद्य संकटों पर वैश्विक रिपोर्ट 2024, विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन 2016 में यूरोपीय संघ, FAO और WFP द्वारा शुरू किया गया GNFC खाद्य संकटों पर खिलाफ वैश्विक नेटवर्क के बारे में। इसका उद्देश्य खाद्य संकट के मूल कारणों से निपटने के लिए मानवीय प्रक्रियाओं और विकास कार्यों को एकीकृत करना। खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के माध्यम से खाद्य संकट पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना। यह तीव्र खाद्य सुरक्षा को ध्यान केंद्रित करता है, संकटों को कम करने के लिए वैश्विक साझेदारी को संगठित करने पर बल देता है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा WRP UK आधारित NGO के सहयोग से जारी किया गया खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 12.31B को निगरानी के लिए खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर खाद्य अपशिष्ट को ट्रैक करना है। मुख्य तथ्य क्या है? वर्ष 2022 में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में घरों में प्रतिदिन 1 मिलियन से अधिक भोजन बर्बाद हुआ है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में खाद्य अपशिष्ट का योगदान 5 से 8% है। यह खाद्य हानि सूचकांक को पूरा करता है। इसे FAO द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। सतत विकास 12.3.1A के तहत खाद्य हानि सूचकांक को पूरा करता है और FAO द्वारा प्रतिबंधित है।